नमो नमः। सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पूर्व कक्षा में हमने संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों का विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर तथा प्लुत स्वर जो कि कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं आदि का हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम व्यंजनों का विस्तृत रूप से अध्ययन करने जा रहे हैं। व्यंजनानि संस्कृत वर्णमालायां त्रयस्त्रिंशत् व्यंजनानि सन्ति। संस्कृत वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। संस्कृत वर्णमालायां कति व्यंजनानि सन्ति? त्रयस्त्रिंशत् व्यंजनानि सन्ति। संस्कृत व्याकरणे त्रयस्त्रिंशत् व्यंजनानि सन्ति। त्रयस्त्रिंशत् 33 व्यंजनानि सन्ति। संस्कृत व्याकरण में कुल 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनानि सन्ति। व्यंजनानाम् उच्चारणं स्वराणां सहायतया भवति। व्यंजनानाम् उच्चारणं स्वराणां सहायतया भवति। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अब व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से कैसे होगा? तो हम किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसके अंतिम में स्वर की ध्वनि निकलती है। जैसे हम क का उच्चारण करेंगे तो अंतिम में अ की ध्वनि निकल रही है। तो व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता होती है। संस्कृत व्याकरणे त्रयस्त्रिंशत् व्यंजनानि सन्ति। व्यंजनानाम् उच्चारणं स्वराणां सहायतया भवति। व्यंजनानाम् उच्चारणे अर्धमात्रायाः कालः प्रयुज्यते। व्यंजनों के उच्चारण में आधे सेकंड का ही समय लगता है। व्यंजनों के उच्चारण में कितना समय लगता है? आधे सेकंड का ही समय लगता है। मैंने पूर्व में ही बताया था कि ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कितना समय लगेगा। तो ह्रस्व स्वराणाम उच्चारणे एक मात्रायाः कालः प्रयुज्यते। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में कितना समय लगेगा? तो दीर्घ स्वराणाम उच्चारणे द्विमात्रायाः कालः प्रयुज्यते। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगता है तथा दीर्घ स्वरों के उच्चारण में कितना समय लगता है? 2 सेकंड का। उसी प्रकार व्यंजनों के उच्चारण में कितना समय लगेगा? तो आधे सेकंड का ही समय लगेगा। यस्मिन् व्यंजने स्वरस्य योगः न भवति तस्मिन् हलन्तस्य चिह्नः प्रयुज्यते। यस्मिन् व्यंजने स्वरस्य योगः न भवति तस्मिन् हलन्तस्य चिह्नः प्रयुज्यते। जिस व्यंजन वर्ण में स्वर का योग नहीं होता है उस व्यंजन वर्ण को पूर्ण आकार में नहीं लिख करके नीचे हलंत का चिन्ह लगा करके लिखा जाएगा। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होगा
उस व्यंजन वर्ण को पूर्ण आकार में नहीं लिख करके नीचे हलंत का चिन्ह लगा करके लिखा जाएगा। और यदि हम किसी व्यंजन वर्ण को पूर्ण आकार में लिखते हैं तो उसके नीचे फिर हलंत का चिन्ह नहीं लगेगा। तो यस्मिन् व्यंजने स्वरस्य योगः न भवति तस्मिन् हलन्तस्य चिन्ह प्रयुज्यते। तो जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होगा उसमें हलंत का चिन्ह लगेगा। व्यंजनानि मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ताः सन्ति। व्यंजनों को भी हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। व्यंजनानि मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ताः सन्ति। व्यंजनों को भी मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। व्यंजनानि मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ताः सन्ति। व्यंजनों को भी मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला भाग होगा स्पर्शाः व्यंजनानि, स्पर्श व्यंजनानि, जिसमें प्रथम भाग पहला भाग क्या होगा? स्पर्श व्यंजनानि। द्वितीयः भागः अन्तस्थ व्यंजनानि। प्रथमः भागः कः अस्ति? स्पर्श व्यंजनानि। द्वितीयः भागः अन्तस्थ व्यंजनानि। अन्तस्थ व्यंजनानि। तृतीयः भागः ऊष्म व्यंजनानि। तृतीयः भागः कः अस्ति? ऊष्म व्यंजनानि। तीसरा और अंतिम भाग होगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनानि। तो व्यंजनों को भी हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला भाग होगा स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा और अंतिम भाग ऊष्म व्यंजन। जिसमें पहला भाग हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श व्यंजनानि। प्रथमः भागः कः अस्ति? स्पर्श व्यंजनानि। स्पर्शः व्यंजनानि। जिसमें एक सूत्र का उपयोग किया जाता है, कादयो मावसानाः स्पर्शाः। कादयो मावसानाः स्पर्शाः। कादयो मावसानाः कादयो मावसानाः स्पर्शाः। सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। यदि सूत्र आप याद करते हो तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। कादयो मावसानाः स्पर्शा। क से लगाकर म तक सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। तो क से लगाकर सभी व्यंजन वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। क से म तक सभी वर्णों को स्पर्श व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। तो क से म तक सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
जैसे क वर्ग, कुल कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, जिसमें पहला है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और अंतिम है प वर्ग। जैसे क वर्ग पूरा नहीं बोल करके उसको संक्षिप्त रूप से कु भी कहा जाता है। जैसे च वर्ग चु, ट वर्ग टू, त वर्ग तू, प वर्ग पु। इस तरीके से भी यदि हम बोलेंगे तो भी उसमें पूरा वर्ग कहलाएगा। जैसे क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, ग, अंग। ये सभी व्यंजन वर्ण है, इसलिए इन सभी वर्णों को हम हलंत के रूप में लिखेंगे। उसी प्रकार च वर्ग में च, छ, ज, ज और य। उसी प्रकार ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। उसी प्रकार त वर्ग में त, थ, द, ध और न। उसी प्रकार अंतिम है प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, ब और अंतिम है म। जैसे इन 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हो रहे? 5 वर्ण हो रहे हैं। तो क वर्ग में कितने वर्ण होंगे? 5 वर्ण। उसी प्रकार च वर्ग में भी आप गिनेंगे तो कितने वर्ण हो रहे हैं? 5 वर्ण हो रहे हैं। तो च वर्ग में कितने वर्ण होंगे? 5 वर्ण। ट वर्ग में भी 5 वर्ण। उसी प्रकार त वर्ग में भी कितने वर्ण होंगे? 5 वर्ण। अंतिम में प वर्ग। प वर्ग में भी कितने वर्ण होंगे? 5 वर्ण। यदि इन 5 वर्गों के वर्णों को आपस में जोड़ेंगे तो कितने वर्ण हो जाएंगे? जिसको संस्कृत में कहा जाता है पंचविंशति ही। स्पर्श व्यंजनानि कति सन्ति? पंचविंशति ही। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजनानि पंचविंशति ही सन्ति। आपको संस्कृत में याद करना है। 25 इस प्रकार से नहीं लिख करके पंचविंशति ही इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। तो स्पर्श व्यंजनानि कति सन्ति? पंचविंशति ही। पंचविंशति ही 25। पंचविंशति ही सन्ति। स्पर्श व्यंजनानि पंचविंशति ही सन्ति। तो स्पर्श व्यंजन कितने होंगे? 25 होंगे। कैसे होंगे? यह मैंने आपको समझा दिया है कि 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होंगे, जिसको आपस में जोड़ने पर कितने हो जाएंगे? 25। पंचविंशति। द्वितीय भाग अंतःस्थ व्यंजनानि। द्वितीय भाग कः अस्ति? अंतःस्थ व्यंजनानि। दूसरा भाग होगा व्यंजनों के अंतर्गत। पहला भाग हमने पढ़ लिया है और दूसरा भाग होगा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजनानि। जिस प्रकार
स्पर्श व्यंजन में भी हमने एक सूत्र का उपयोग किया था और इसमें भी एक सूत्र हम पढ़ेंगे, यणोन्तस्थाः। सूत्र का नाम क्या है? यणोन्तस्थाः। यणोन्तस्थाः। यण जो कि एक प्रत्याहार होता है और प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वरी सूत्र से होता है। माहेश्वर सूत्र जिसको हम अगली कक्षा में ही पढ़ने जा रहे हैं, तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि ये प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है और यण जिसमें य व र ल ही वर्ण क्यों आते हैं। अभी तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण होंगे? 4 वर्ण होंगे। कौन कौन से होंगे? य व र ल। अंतस्थ व्यंजनानि कति सन्ति? अंतस्थ व्यंजनानि चत्वारि सन्ति। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। संस्कृत में अंतस्थ व्यंजनों का क्रम आपको ध्यान में रखना है। इसको य व र ल इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में य र ल व इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो अंतस्थ व्यंजनानि कति सन्ति? अंतस्थ व्यंजनानि चत्वारि सन्ति। अंतस्थ व्यंजनानि कानि कानि सन्ति? कानि कानि यानी कि कौन कौन से होते हैं? तो आपको क्या उत्तर लिखना पड़ेगा? य व र ल। तृतीयः भागः ऊष्म व्यंजनानि। तृतीयः भागः कः अस्ति? ऊष्म व्यंजनानि। अभी तक हम व्यंजनों के अंतर्गत 2 भाग पढ़ लिए हैं, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, यह हमने पढ़ लिया। अगला है ऊष्म व्यंजन। इसमें भी एक प्रमुख सूत्र का उपयोग किया जाता है, शलोष्माणाः। 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 इससे पूर्व जो हम सूत्र पढ़े थे उसमें यण आया था और इसमें शल आ रहा है। शल भी एक प्रत्याहार है जिसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श, स और अंतिम में ह। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 को संस्कृत में क्या कहा जाता है? चत्वारि। तो ऊष्म व्यंजनानि कति सन्ति? ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजनानि चत्वारि सन्ति। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजनानि कानि कानि सन्ति? अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजनानि श, श, स, ह सन्ति। तो शलोष्माणाः, शल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्णों का उपयोग किया जाता है? 4 वर्णों का उपयोग किया जाता है। ऊष्म व्यंजनानि चत्वारि सन्ति। ऊष्म व्यंजनानि चत्वारि सन्ति। यह सब आपको याद करना है। चत्वारि 4। जैसे यदि हम प्रश्न बना लेते हैं, ऊष्म व्यंजनानि ऊष्म व्यंजनानि कानि कानि सन्ति। अभी तुरंत ही मैंने आपको बताया था, बताओ इसका उत्तर क्या है? ऊष्म व्यंजनानि कानि कानि सन्ति।
पता है ना आपको कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? क्या होगा इसका उत्तर? प्रश्नः उत्तरम कः? तो ऊष्म व्यंजनानि श श स ह संति। कानि कानि जो कि प्रश्न सूचक शब्द है, तो कानि कानि इस प्रश्न सूचक शब्द को हटा करके आपको उसकी जगह सही उत्तर लिख देना है। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो श श स ह होते हैं। व्यंजनानि कति सन्ति? त्रयस्त्रिंशत् सन्ति। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब कैसे 33 होंगे? गिनते हम कि 33 व्यंजन होते तो हैं 33, लेकिन कौन कौन से होंगे? व्यंजनानि त्रयस्त्रिंशत् सन्ति। व्यंजनानि त्रयस्त्रिंशत् सन्ति। सबसे पहले हमने व्यंजनों का प्रथम भाग पढ़ा था, जो कि कौन सा था? स्पर्श व्यंजनानि। स्पर्श व्यंजनों में हमने स्पर्श व्यंजन कितने देखे थे? स्पर्श व्यंजनानि कति सन्ति? स्पर्श व्यंजनानि पंचविंशतिः सन्ति। द्वितीयः भागः अन्तस्थ व्यंजनानि। अन्तस्थ व्यंजनानि कति सन्ति? अन्तःस्थ व्यंजनानि चत्वारि सन्ति। अन्तःस्थ व्यंजनानि कति सन्ति? चत्वारि सन्ति। तृतीयः भागः ऊष्म व्यंजनानि। ऊष्म व्यंजनानि कति सन्ति? बताओ कितने होते हैं ऊष्म व्यंजन? ऊष्म व्यंजनानि चत्वारि सन्ति। जब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो कुल कितने व्यंजन वर्ण हो जाएंगे? व्यंजनानि त्रयस्त्रिंशत् सन्ति। जोड़िए आप, 33 व्यंजन हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? जोड़िए सब। तो कितने व्यंजन वर्ण हो रहे हैं? 33 व्यंजन हो रहे हैं। तो यह सब आपको याद करना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त व्यंजन। पहले हमने स्वरों में भी पढ़ा था संयुक्त स्वराः। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? संयुक्त व्यंजनानि। पूर्व में हमने स्वरों के अंतर्गत संयुक्त स्वरों को भी स्वरों में जोड़ा नहीं था, और अब उसी प्रकार संयुक्त व्यंजनों को भी व्यंजनों के अंतर्गत जोड़ेंगे नहीं। तो संयुक्त व्यंजनानि कानि कानि सन्ति? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजनानि क्षत्र और ज्ञ। हम इसको सामान्य रूप से ज्ञ कहते हैं, लेकिन इसका उच्चारण ज्ञ नहीं कह करके ज्ञ इस प्रकार से किया जाना चाहिए। संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं हम, तो संस्कृत भाषा में उच्चारण का अपने आप में विशेष महत्व होता है। यदि हम शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे, संस्कृत भाषा समझ में नहीं आएगी। क्ष जिसके अंतर्गत क और श वर्ण आते, उसी प्रकार त्र में कौन कौन से वर्ण होंगे? त और र। सभी वर्ण हलंत के रूप में लिखे जाते हैं। उसी प्रकार ज्य में भी ज, और एक अंतिम वर्ण कौन सा होगा? य। यदि हम हलंत नहीं लगा करके यदि पूर्ण क्ष लिखेंगे तो उसमें स्वरों को भी जोड़ना अत्यंत आवश्यक होगा। क श, और उसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ रहेगा? अ। अंतिम में अयोगवाहा। अगला है अयोगवाहा। जिसका योग नहीं किया जा सकता उसी को ही तो अयोगवाह कहा जाता है। अगला हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अयोगवाहा।
यस्य वर्णस्य उच्चारणं स्वरस्य पश्चात् भवति सः अयोगवाह कथ्यते। यस्य वर्णस्य उच्चारणं स्वरस्य पश्चात् भवति सः अयोगवाह कथ्यते। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के पश्चात होता है वह अयोगवाह कहा जाता है। यस्य वर्णस्य उच्चारणं स्वरस्य पश्चात भवति सः अयोगवाह कथ्यते। पश्चात भवति यानी कि बाद में होता है। स्वर के पश्चात जिसका उच्चारण होता है उसको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। सः अयोगवाह कथ्यते। तो यस्य वर्णस्य उच्चारणं स्वरस्य पश्चात् भवति सः अयोगवाह कथ्यते। जिसमें पहला है अनुस्वारः। पहला क्या है? अनुस्वारः। अनुस्वारः स्वरस्य उपरि यत् बिंदुः प्रयुज्यते सः अनुस्वारः कथ्यते। स्वरस्य ऊपरी यानी कि स्वर के ऊपर या किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदु प्रयुक्त होता है उसको क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। तो स्वरस्य उपरि यत् बिंदुः प्रयुज्यते सः अनुस्वारः कथ्यते। स्वरस्य उपरि यत् बिंदुः प्रयुज्यते सः अनुस्वारः कथ्यते। तो स्वर के ऊपर जो बिंदु प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। सः अनुस्वारः कथ्यते। अगला है विसर्गः। अनुस्वार हमने पढ़ लिया कि स्वर के ऊपर जो बिंदु होता है, जैसे अ के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदु को क्या कहा जाता है? अनुस्वार। अब अगला क्या है? विसर्गः। विसर्ग आपको पता ही है, जो किसी भी वर्ण के कहाँ पर लगता है? ऊपर लगता है कि बाद में? बाद में लगता है, तो उसको संस्कृत में परे कहा जाता है। परे यानी कि बाद में। तो स्वरस्य परे प्रयुक्त बिंदुः विसर्गः कथ्यते। स्वरस्य परे प्रयुक्त बिंदुः, स्वरस्य परे प्रयुक्त बिंदुः विसर्गः कथ्यते। स्वरस्य परे प्रयुक्त बिंदुः विसर्गः कथ्यते। स्वर के बाद आने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। तो स्वर बाद आने वाले दो बिंदुओं को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। तो स्वरस्य परे प्रयुक्त बिंदुः कः कथ्यते? विसर्गः कथ्यते। अब अयोगवाह को पराश्रितः भी कहा जाता है क्योंकि ये दूसरों के आश्रित होते हैं। अब अगला भाग है अर्ध विसर्गः। इसमें भी हम दो प्रकारों को पढ़ेंगे। अर्ध विसर्ग के अंतर्गत भी दो प्रकार होते हैं। अर्ध विसर्गः। अब अर्ध विसर्ग का प्रयोग प्राचीन काल में होता था। वेदों और उपनिषदों में इस चिन्ह का अर्ध विसर्ग का उपयोग किया जाता था। वर्तमान काल में अर्ध विसर्ग का उपयोग नहीं किया जाता है। अर्ध विसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार होगा जिह्वा मूल्यम।
अर्ध विसर्ग के अंतर्गत पहला प्रकार कौन सा है? जिह्वामूलीय। दूसरा प्रकार कौन सा होगा? उपधमानीय। अर्ध विसर्ग के अंतर्गत दूसरा प्रकार कौन सा होगा? उपधमानीय, जिसमें पहला भाग है जिह्वामूलीय। जिह्वामूलीय में क और ख इन दोनों के आगे अर्ध विसर्ग का चिन्ह आता है। और दूसरा भाग है उपधमानीय। उपधमानीय में भी प और फ इन दोनों के आगे अर्ध विसर्ग का चिन्ह आता है। अतः इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग वर्तमान समय में नहीं होता है। अब संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों और व्यंजनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो कुल कितने वर्ण होते हैं उसको हम देखते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वराः कति सन्ति तथा व्यंजनानि कति सन्ति। व्यंजनानि संस्कृत वर्णमालायां स्वराः 13 सन्ति। संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। व्यंजनानि कति सन्ति? 33 सन्ति। जब इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो कुल कितने वर्ण हो जाएंगे? 46। 46। तो संस्कृत वर्णमालायां वर्णाः कति सन्ति? 46। तो संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 46 होते हैं। 46, जिसको संस्कृत में 46 कहा जाता है। संस्कृत में कुल कितने वर्ण होते हैं? 46। स्वराः कति सन्ति? 13। 13। व्यंजनानि कति सन्ति? 33। व्यंजनानि कति सन्ति? 33। और संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 46। 13, 33 और कुल कितने वर्ण होंगे? 46। धन्यवाद।